अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सीखेंगे डिप्लॉय करना, कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट या प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं वर्सेल पे फ्रीली। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं कंट्री असाइनमेंट करवाऊंगा पार्ट 2। तो अगर आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक है, आप लोग ट्राई करें खुद से। और अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंट्री असाइनमेंट करवाऊंगा और उसके बाद फिर इमेज टैग की वीडियो आएगी और उसके बाद रेंडरिंग टेक्निक्स और साथ साथ HTML की प्लेलिस्ट भी चल रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैं वेब डेवलपमेंट की वीडियोस भी डालता हूँ, मतलब HTML और सिंपल CSS और जावास्क्रिप्ट। और नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट तो चल ही रही है, आप लोगों को पता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, डिप्लॉय नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट ऑन वर्सेल। तो सबसे पहले तो जो सबसे पहला स्टेप है इसका कि कैसे डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले तो आपको आपका प्रोजेक्ट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं जल्दी से। और मैं अपने यहाँ पे फ़ोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम रखता हूँ वर्सेल डैश प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं फ़ोल्डर का नाम सिंगल वर्ड में रख रहा हूँ। अगर आपके 2 वर्ड्स हैं तो आप बीच में डैश लगा सकते हो, हाइफ़न लगा सकते हो। डैश से वो एक ही आप उसको एक ही सेंटेंस में ले आए, मतलब एक ही वर्ड उस तरीके से वो ट्रीट होगा। ठीक है, तो आपका फ़ोल्डर का नाम हमेशा सिंगल वर्ड में होना चाहिए। अगर 2 वर्ड है तो आप बीच में इसमें डैश लगा दोगे। और ये फ़ोल्डर बन गया है मेरा। उसके बाद मैं इसके फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा और हम उसी तरीके से एड्रेस बार के अंदर CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे और हमारा CMD खुल जाएगा और हम कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपना जल्दी से प्रोजेक्ट। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और न्यू टर्मिनल, इससे मेरा टर्मिनल खुल जाएगा पावर शेल का। यहाँ पे मेरी कमांड होती है npx create डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट। कौन सा वर्जन चाहिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए मैंने नेक्स्ट का, नेक्स्ट ईयर का लेटेस्ट वर्जन, तो मैंने एट द रेट लेटेस्ट लिख दिया और स्पेस डॉट। ठीक है, अभी मैं डॉट लगाना भूल रहा था, तो डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, डॉट आखिर में स्पेस देके ज़रूर लगेगा। npx create डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट स्पेस डॉट। वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट? हाँ, मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है। येस। ESLint येस। टेलविंड CSS मुझे नहीं आती है तो मैं नो कर दूंगा। अगर आपको आती तो आप येस कर देना। SRC की डायरेक्टरी मुझे चाहिए, ऐप राउटर चाहिए और इसको नो ही रहने देंगे। अब ये इंस्टॉल होगा और यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा नेट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप नेट के बगैर इंस्टॉल कर रहे हो प्रोजेक्ट को, नेक्स्ट जेएस को, तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एरर दिख जाएगा। सही है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी कि कैसे डिप्लॉय करें नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को या वेबसाइट को। तो उनके एरर्स आ रहे थे डिप्लॉय करने में वर्सेल में, तो मैं एरर्स को भी सॉल्व करवाऊंगा। एरर्स में पहले जनरेट करके दिखाऊंगा कि एरर्स क्यों, मतलब एरर्स में जनरेट करूंगा और उन एरर्स को फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और एरर को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका भी बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सही है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। एक दफ़ा हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। एंड रन डेव, ये कमांड होती है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने की। npm run dev, ये लोकली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। रेडी इन 3.4 सेकेंड, वेट करते हैं थोड़ा सा। सही है, अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया मैंने, फॉलो लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलिंग आया, कंपाइलिंग पे टिक आ जाएगा तो हम लोग क्रोम खोल के देखेंगे और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। सही है, तो कंपाइल्ड पे टिक आ गया और यहाँ पे मेरा होम पेज मुझे आउटपुट में नज़र आ रहा है। सही है, तो ये तो हमने देख लिया, सिंपल हमने प्रोजेक्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग SRC के अंदर चलते हैं और SRC के अंदर मेरे पास एक ऐप का फोल्डर है, दिखा देता हूँ आप लोगों को करीब जूम करके। SRC के अंदर एक ऐप का फोल्डर है और उसके अंदर मेरे पास एक page.tsx की फाइल है। ये हमें पता है कि हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल जो होती है हमारी, वो ये होती है
मतलब ये कौन सी फाइल है, ये हमारे होम पेज की फाइल है। सही है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोग को अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि मैं क्या करूँगा। मैं अपना डिफ़ॉल्ट कोड जो है सारा का सारा कचरा वो मैं हटा दूंगा यहाँ से। कहाँ से? होम पेज से मैंने अपना एक कोड यहाँ से बंद किया, लेफ्ट साइड से मेन का डिव बंद किया, फुटर का डिव बंद किया, और इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया। सही है। क्लास नेम को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, क्लास नेम भी हट गया हमारा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एक हेडिंग दे देंगे, होम पेज। और मैं एक और काम करूँगा छोटा सा इसमें। अगर आप लोगों ने कंपोनेंट्स का लेक्चर पढ़ा है तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा ऐप के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा। कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। और ये कंपोनेंट मैं क्यों बना रहा हूँ, आप लोग बोलोगे कि तो वर्सेल का काम करवाना चाहिए मुझे। तो इसका एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि जब हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे तो हम्म, हमारे पास एक एरर आएगा या आ सकता है एरर। ठीक है। तो उस एरर को शो करने के लिए और उस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं कंपोनेंट बनवा रहा हूँ। तो कंपोनेंट का फोल्डर मैंने बनाया ऐप के अंदर। अच्छा, ऐप पे राइट क्लिक किया, एसआरसी पे नहीं किया। सही है। ऐप पे राइट क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर बनाया। तो इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि अगर आप लोग एसआरसी के अंदर रखोगे तो आप इंपोर्ट उसको अलग तरीके से करोगे। ठीक है। तो अब मैं कंपोनेंट पर राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का बना देता हूँ, student.tsx। तो ये मेरा स्टूडेंट का कंपोनेंट आ गया। और यहाँ पे मैं इसका कैपिटल करता हूँ स्टूडेंट का नेम। तो student.tsx हमारा एक्सटेंशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेंगे, और मैं हूँ सुस्त इंसान, तो मैं क्या करूँगा, अपने पेज डॉट टी एस एक्स से इसको कॉपी करूँगा, इस फंक्शन को यहीं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। इस वाले पेज डॉट टी एस एक्स से मैंने स्टूडेंट डॉट टी एस एक्स के कॉम्पोनेंट में फंक्शन कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सही है। अब ये मेरा आ गया स्टूडेंट कॉम्पोनेंट में, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्पोनेंट। ठीक है। और यहाँ पे मैं होम की जगह क्या रखूँगा, क्योंकि हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट है, तो होम की जगह मैं क्या कर दूँगा, इसको स्टूडेंट और कैपिटल एस रखना है हमें यहाँ पे। सही है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल हम लोग यहाँ पे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टूडेंट, STUDENT। अगर आप यहाँ पे स्मॉल s रखोगे तो फिर ये एरर देगा। तो हमेशा जब भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे कोई चीज़, तो उसका जो कोई भी कंपोनेंट को आप जब इंपोर्ट करोगे तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, फ्रॉम। और यहाँ पे अब हम लोग @ देंगे, और @ देने के बाद हम लोग यहाँ पे जब सी लिखेंगे, स्लैश लिखेंगे, तो स्लैश के बाद हमारे पास ऐप का फोल्डर आ जाएगा। ऐप के फोल्डर के अंदर जाएंगे, और ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक अदद क्या है, कंपोनेंट का फोल्डर। वापस से स्लैश डालूंगा, स्लैश कंपोनेंट आ गया हमारा फोल्डर। वापस से स्लैश डालूंगा और मेरे पास स्टूडेंट का कंपोनेंट आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अब इसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने का तरीका, सिंगल क्लोजिंग टैग होता है इसका। सही है। ओपनिंग टैग इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिंगल टैग होता है। तो मैं डालूंगा एक लेस देन का साइन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपोनेंट का नाम स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्लैश और फिर ग्रेटर देन का साइन। तो ये हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट आ गया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट सही से रेंडर हो रहा है, सही से डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में होम पेज के ऊपर। तो ये हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट, ये हमारा होम पेज आया और ये स्टूडेंट का कंपोनेंट आ गया। ठीक हो गया। अब मैं एक और चीज़ करूँगा छोटी सी इसमें, कि इस कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप्स पास कर दूंगा। ठीक है। प्रॉप्स क्या होते हैं ये मैंने पढ़ा चुका है। तो अभी मेरा जो ये रीज़न है प्रॉप्स यहाँ पे करने का, वो यही है कि जो एरर आएगा उसको सॉल्व करवाना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगा, और नेम का वेरिएबल बना देता हूँ, और नेम में मैं क्या पास कर दूँगा, अपना नाम जाहिर। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या पास कर दूँगा, प्रोफेशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टूडेंट। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैंने पास कर दी। अच्छा, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा, ये स्ट्रिंग है। तो एज अ स्ट्रिंग इसको किस में पास करना होगा मुझे कॉमा में पास करना होगा, इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है। तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमास दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। सही है। ठीक है, एरर दे रहे हैं, देख लेते हैं। नेम स्ट्रिंग प्रोफेशन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। अच्छा ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपने स्टूडेंट के कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डाटा लूँगा, डाटा, और इसकी टाइप कर देंगे एनी। सही है। तो अब यहाँ से जो भी डाटा पास होगा वो हमारे इस स्टूडेंट के कंपोनेंट में आ जाएगा। ये तो आप लोगों ने
आप लोगों को आती होगी ये चीज़ प्रॉप्स वाली, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रॉप्स की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वहाँ वहाँ से जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, या प्रिंट प्रिंट तो हमारे टाइप स्क्रिप्ट की ज़बान में हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे रेंडर करवा देते हैं HTML के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक H2 ले लेंगे और H2 के अंदर मैं डेटा डॉट डालूंगा, और डॉट डालने के बाद मुझे डेटा डॉट नेम और डेटा डॉट प्रोफेशन, तो यहाँ पे नेम लिख दूंगा, सही है। और हाँ, इसको भी मुझे किस में लिखना होगा, कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। इसी तरीके से डेटा डॉट प्रोफेशन भी लिख देता हूँ मैं, डेटा डॉट प्रोफेशन। तो हमारा यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो जानी चाहिए, और यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें डिस्प्ले हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ प्रोफेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा नेम भी आ गया, जूम करके दिखा देता हूँ, नेम आ गया और प्रोफेशन आ गया। प्रोफेशन क्या, स्टूडेंट, और नेम गाइड। तो हमने डायनेमिकली पास कर दिया डाटा। अब हम चलते हैं अपने अपने असल काम की तरफ, जो कि हमारा है, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हमें सॉल्व करने एरर्स, लेकिन उससे पहले, सॉल्व करने से पहले एरर्स को मैं इसको गिटहब पे दिखाऊंगा, और गिटहब पे अपलोड करके मैं इसको डायरेक्ट वर्सेल पे अपलोड करूंगा, और आप लोग देखोगे कि मेरे पास कुछ एरर्स आ रहा है, तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो अब बात आती है कि हम लोग कैसे गिटहब पे अपलोड करें, ठीक है। तो गिटहब पे अपलोड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है गिटहब डेस्कटॉप। तो मैं जल्दी से जाऊँगा और मैं आप लोगों को शुरू से गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग ईजिली गिटहब डेस्कटॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। अपनी रेपो के अंदर कैसे हम कोड अपलोड कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आप लोग देखोगे बोलोगे इतना आसान, ठीक है। तो गारंटी है इस बात की कि बहुत आसान है। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है गिटहब डेस्कटॉप। मैं लिखूंगा यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप, डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप। मैंने गूगल पे सर्च किया, सबसे पहला मेरे पास लिंक आया, उसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास आ गया डाउनलोड फॉर विंडोज़ 64 बिट। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सख्त नफरत है कमांड से, तो मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। आप लोग का डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। मैंने सेटिंग लगाई हुई है कि अ, जब भी कोई चीज़ मैं डाउनलोड करूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि कहाँ डाउनलोड करूँ, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो गया है मेरे पास, सही है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा जल्दी से। ये आ गया मेरे पास फ़ोल्डर का निशान, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक करना है, ये मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में खोल देगा। डाउनलोड्स का फ़ोल्डर मेरा खुल गया, ओपन हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। गिटहब डेस्कटॉप के सेटअप को मैंने ओपन कर लिया, अब ये सेटअप रन होगा, और इसको हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप लोग के पास हुआ हुआ है तो आप लोग ये पार्ट वीडियो का स्किप कर सकते हो, अगर डाउनलोड हुआ हुआ है, या अगर आप लोगों को पुश करना आता है तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, और वेट करते हैं थोड़ा सा। ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से गिटहब डेस्कटॉप हमारा खुल गया, ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फाइल में आएंगे, यहाँ पे ऊपर लेफ्ट पे फाइल है, फाइल का ऑप्शन है, ऑप्शंस में जाएंगे, और सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है, साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो हम करेंगे साइन इन टू github.com और कंटिन्यू विथ ब्राउज़र, ठीक है। तो ये मेरे पास ब्राउज़र खोल देगा, और इस तरीके से मेरे पास क्रोम का टैब खुल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड सेव किया हुआ है, तो मेरे पास तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप लोग के पास नहीं आ रहा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, गिटहब के जो आपका जो गिटहब का है, आपके जो गिटहब का ईमेल पासवर्ड है, उससे आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूँगा मैं, और ये मुझसे ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा। तो ये मेरे फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है OTP की, ऑथेंटिकेटर, सही है, क्योंकि मैंने ये सिक्योरिटी चेक लगाया हुआ है, तो मेरे पास ये आता है। तो आप लोग के पास मे भी पॉसिबल कि आप लोग के पास इस तरीके से ये चीज़ नहीं आएगी। तो इसको मैं अभी जल्दी से ऑथेंटिकेट कर देता हूँ, 794284, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया। इस पर मैंने कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। और अब मैंने यहाँ पे बोलना है ओपन गिटहब डेस्कटॉप, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये साइन अप हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये साइन इन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ऑप्शंस में जाऊँगा, अकाउंट्स में जाऊँगा, तो मेरे पास साइन इन हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हम लोगों को ये करना है कि हमारा जो गिटहब डेस्कटॉप है इस तरीके से कुछ दिखता है। हम लोग क्या करेंगे, वापस से फाइल में आएंगे, फाइल में आए,
और हमें क्या करना है, अपना जो वो वाला फ़ोल्डर है उसको गिटहब पे डालना है, गिटहब पे पोस्ट करना है, मतलब कि गिटहब पे पुश करना है ये वाला वर्सेल डैश प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर, क्योंकि हमें ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमें वर्सेल पे चाहिए। सही है, तो हम लोग इसको पहले गिटहब पे पुश करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेप यही है, अपलोड टू गिटहब पे डिप्लॉय टू वर्सेल। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गिटहब डेस्कटॉप में आएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले गिटहब डेस्कटॉप खोल के हमने साइन अप कर लिया, अपना साइन इन कर लिया गिटहब के अकाउंट से। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जो पहला स्टेप है हमारा अपनी रेपोजिटरी, अपने प्रोजेक्ट को पुश करने का, वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग राइट लेफ्ट पे, लेफ्ट टॉप पे हमारे पास फाइल का ऑप्शन होगा। ठीक है, ये फाइल का ऑप्शन होगा, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऐड लोकल रेपोजिटरी पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, उसको हमें जस्ट पुश करना है। तो ऐड लोकल रेपोजिटरी पे मैं क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझसे ये अपने प्रोजेक्ट का पाथ मांगेगा, अपना एड्रेस मांगेगा कि मेरा प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है उस फोल्डर में मैं आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मुझे जो ये यहाँ पे मेरा एक जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, वर्सल डैश प्रोजेक्ट, जो मुझे पुश करना है। सही है, और यहाँ पे एड्रेस बार में मैं जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास मेरा पाथ आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूँगा, या राइट क्लिक करके भी हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉपी हो गया। अब मैं वापस से अपने गिटहब डेस्कटॉप में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे लोकल पाथ पूछना है अपने प्रोजेक्ट का, तो मैं चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अपने प्रोजेक्ट का पाथ बताओ, अपने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बताओ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो एड्रेस बार है इस पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी दबा दूँगा और एंटर दबाऊँगा। तो ये मुझे अपने प्रोजेक्ट के पाथ पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये रहा वर्सल डैश प्रोजेक्ट। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एक मरतबा और ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट अंदर नहीं जाना, इसके डबल क्लिक करके अंदर नहीं जाना, बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सिलेक्ट फोल्डर पे जैसे ही क्लिक हो गया तो यहाँ पे अब मुझे ऐड रिपोजिटरी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये बोलेगा कि ये जो है ना आपकी गिट रेपोजिटरी नहीं है, तो वुड यू लाइक टू क्रिएट अ रेपोजिटरी है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा क्रिएट अ रेपोजिटरी। ठीक है, अब ये मुझसे इसका रेपोजिटरी का नाम मांगेगा, तो रेपोजिटरी का नाम मुझे यही रखना है, मुझे चेंज नहीं करना। बस मैंने क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो ये एक रेपोजिटरी बना देगा और यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन देगा। इस पब्लिश के ऑप्शन पे मैंने क्लिक करना है और वापस से पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पब्लिश रेपोजिटरी। तो ये क्या करेगा गिटहब डेस्कटॉप, ये जो फ़ोल्डर जो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको github.com पे जाके पब्लिश कर देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो जितनी भी फाइल्स हमारी प्रोजेक्ट की वो सारी गिटहब पे चली गई। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक मरतबा। मैं जाऊँगा अपना क्रोम ब्राउज़र खोलूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा github.com और एंटर दबाऊँगा। यहाँ पे राइट पे मुझे अपनी प्रोफाइल दिख रही है, सही है, राइट पे प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे योर रेपोजिटरीज़ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास रेपोजिटरीज़ यहाँ पे आ जाएंगी, सारी की सारी जो जितनी भी मेरी हैं। अब यहाँ पे वर्सल डैश प्रोजेक्ट यही है, अपडेटेड नाउ, अभी मैंने पब्लिश की है ये, सही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारी की सारी फाइल्स हमारी आ गई और हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया है, पब्लिश हो गया। तो इतना आसान है, हमें कोई कोई कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल हम लोगों ने गिटहब डेस्कटॉप से फाइल पे जाके ऐड लोकल रेपोजिटरी किया और अपने प्रोजेक्ट का पाथ दिया और हमने क्रिएट कर दी रेपोजिटरी और फिर पब्लिश कर दी, सिंपल। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आ गया है, सही है। अब हम लोग चलते हैं अपने फाइनल स्टेप पे जो कि है डिप्लॉय टू वर्सल। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल एक न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्सेल, गूगल पे सर्च करना है वर्सेल। यहाँ पे मुझे इस तरीके से पहला लिंक मिल जाएगा वर्सेल का, वर्सेल.com। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा, इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन दिखेंगे, कंटिन्यू विद गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन विद कंटिन्यू विद ईमेल भी है, ये वाला ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गिटहब, सही है, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ये करने पे कोई एरर आ रहा है तो, और वो एरर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप एक और काम कर सकते हो कि अपने किसी भाई बहन का या कज़न का गिटहब से उसका गिटहब बनाओ और उसके गिटहब बनाने के बाद उससे लॉगिन कर लो। ठीक है, और उसका गिटहब जब बन जाएगा तो उसके गिटहब में फिर आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर दीजिएगा, मतलब उसके गिटहब से ही गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करने के बाद उसके ही गिटहब से आप लोगों को साइन इन करना होगा और उसी के साइन उसके अकाउंट से साइन इन करने के बाद
उसी के गिटहब के अंदर आप लोग अपना प्रोजेक्ट पुश कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी जब vercel.com लॉगिन करें तो यहाँ पे भी उसी के गिटहब से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं अपने अकाउंट से ही लॉगिन करूँगा, मेरे साथ कोई मसला नहीं आ रहा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उससे भी कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है और लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो कंटिन्यू विथ ईमेल करके साइन अप कीजिएगा, और साइन अप में कंटिन्यू विथ ईमेल कीजिएगा, यानी आपका जो आउटलुक का या जीमेल का ईमेल है शायद उससे भी हो जाए, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो खैर अभी हम लोग करते हैं गिटहब, कंटिन्यू विथ गिटहब। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरीके से एक और टैब खुलेगा, और ये ऑथेंटिकेटिंग करके खुद ही ऑथेंटिकेट कर देगा। क्यों इसने मुझसे लॉगिन पासवर्ड नहीं मांगा? क्योंकि मेरा गिटअप पहले से लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। यहाँ पे मेरी जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, सिंपल। यहाँ पे जो मैंने अभी मैंने जो यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, गिटहब का यूज़र नेम आ रहा है, और यहाँ पे जो मैंने अभी रेपोजिटरी पुश की है, कौन सी, ये वाली, ये जो मैंने रेपोजिटरी पुश की है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। इसको सिर्फ इंपोर्ट पे क्लिक करना है, इंपोर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, और ये इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। प्रोजेक्ट नेम मैं यही रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा, डिप्लॉय। इसको नहीं छेड़ना हमें, एडिट डिवाइडेड कुछ नहीं करना, जस्ट डिप्लॉय करना है, सही है। डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया, और अब मुझे यहाँ पे कुछ एरर फेंक देगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एरर को सॉल्व करना सीखेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग एरर को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, आप अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस पे कर रहे हो तो डायरेक्टली इस तरीके से हो जाएगा, सही है। अगर सिंपल प्रोजेक्ट है आपका, सिर्फ सिंपल HTML CSS पे है, तो जैसे कि मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन अगर सिंपल HTML CSS की फाइल है, सिर्फ एक HTML की फाइल और CSS की फाइल है, तो आप लोगों को उसको कैसे डिप्लॉय करना है, एक प्रोजेक्ट के अंदर रखना है, एक फोल्डर के अंदर रखना है, और उस फोल्डर को जो आपकी HTML फाइल होगी उसको index.html रखना है। उसका नाम क्या होना चाहिए, index.html, वरना वो आपको एरर देगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है मेरे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से एरर्स आ रहे हैं, इसको मैं बंद कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल अपने VS कोड में जाएंगे, ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट वापस से खोला, कोड वापस से खोला, टर्मिनल खोल लेते हैं वापस से, 3 डॉट्स, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो पुराना टर्मिनल चल रहा है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल C दबा के रोक दूंगा, ठीक है। कंट्रोल C दबाया तो ये बोला टर्मिनेट बैच जॉब, क्या आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाए? तो मैं वाई प्रेस करूंगा और ये एंटर कर दूंगा। अब मेरा प्रोजेक्ट रुक गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूँ तो मुझे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, द साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है। अब में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक कमांड हमें चलानी है, कौन सी, हमें npm run बिल्ड की कमांड चलानी है, और ये जब हम कमांड चलाएंगे ना तो हमें कुछ एरर्स आएंगे, और उन एरर्स को बारी बारी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम लोग बारी बारी उन एरर्स को सॉल्व करेंगे, और बहुत ईजी है, गारंटी है इस बात की, बहुत ईजी है। वो एरर्स को हम अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होना शुरू हो गया है, ठीक है, और होता क्या है बिहाइंड द सीन्स, जब हम लोग डिप्लॉय करते हैं वर्सल पे, तो वर्सल यही कमांड चलाता है, npm run build की कमांड, तो उसको ये एरर्स आता है, सही है। तो जो काम वो वहाँ पे कर रहा था, अभी हमने यहाँ पे मैनुअली करके देख लिया कि भाई एरर्स आ क्या रहे हैं, उनको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, एरर्स आ रहे हैं ना, सॉल्व हो जाते हैं एरर्स, ठीक है। तो एरर्स आपको डरना नहीं है, प्रोग्रामिंग की फील्ड में एरर्स से आपको डरना नहीं है, कोडिंग की फील्ड में ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक हमारे पास एक एरर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस एरर को मैं छोड़ के भी नीचे वाले एरर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे इस एरर की खास बात क्या है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो वो मुझे उस एरर पे ले जाएगा। क्या बोल रहा है, इमेज इज डिफाइंड बट नेवर यूज, कि इमेज का जो एलिमेंट है, इमेज का जो टैग है वो डिफाइंड तो है, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं हुआ हुआ, मतलब उसको हमने यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इमेज पे अपना माउस लेके आया, तो ये मुझे ऊपर एक क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ओपन फाइल इन एडिटर, तो आपको, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, तो इस कंट्रोल प्लस क्लिक पे हमें मतलब कंट्रोल का बटन दबाओ और क्लिक करो। तो कंट्रोल का बटन मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा और अब क्लिक करूंगा, तो जैसे ही मैंने इस पे कंट्रोल का बटन दबाया और क्लिक किया इस पे, इस एरर पे,
तो मुझे इसने एक फ़ाइल खोल दी और वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एरर है कि आपने ये इमेज का टैग कह रहा हूँ, इमेज का कंपोनेंट यूज़ तो किया है, लेकिन इसको इंपोर्ट तो किया है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि ये डिम है। देखें, ये जो हमारा स्टूडेंट का कंपोनेंट है, इसको हमने यूज़ तो किया है, इंपोर्ट किया और यूज़ भी किया है, लेकिन अगर हम लोग इमेज का कंपोनेंट देखें तो इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट किया है, यूज़ नहीं किया। ये डिम कलर से आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले एरर पे। यहाँ पे भी हम वही अपनी अ, उसी तरीके से हम लोग एरर एरर पे जाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन मैं दबाऊंगा कीबोर्ड से और लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस से। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे एरर पे लेके चला गया। अब मुझे दूसरा एरर कहाँ मिल रहा है, स्टाइल्स पे। ये बोल रहा है कि भाई स्टाइल इज डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज नेवर रीड। ठीक है, यही बोल रहा है कि स्टाइल इज डिफाइंड, मतलब डिफाइन आपने किया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है, लेकिन आपने उसको यूज़ नहीं किया, नीचे कहीं पे यूज़ नहीं हुआ हुआ वो। ठीक है, और ये डिम कलर से भी आ रहा है। तो पहला दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया, इसको कमेंट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग अगर npm run build की कमांड चलाएं तो अब क्या आएगा, अब चेक करते हैं। तो अभी भी मुझे एक एरर मिलेगा जो कि मैं छोड़ के आया था। तो पहला एरर हमने देख लिया, क्या देख लिया कि हमारी फाइल, हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हमारे पास कोई भी ऐसा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए जो कि अनयूज्ड हो, मतलब कि जो हमने यूज़ नहीं किया हो। जो इंपोर्ट आप कर रहे हो, जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपकी फाइल में कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। जैसे ये इंपोर्ट मैंने किया था स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट मैंने यूज़ किया है। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास अनयूज थी, तो मेरे पास ये एरर दे रही थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कंपोनेंट में आऊँ और कंपोनेंट में अगर मैं इंपोर्ट लिंक लगाऊँ, इंपोर्ट लिंक, अब मैं ये लिंक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसको मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसको मैंने सिर्फ इंपोर्ट कर लिया, यूज़ नहीं किया। तो और अब अगर मैं इसको वापस से npm run build की कमांड चलाऊँ तो अब आप लोग देखोगे कि अब मेरे पास एक नहीं दो एरर आएंगे। ठीक है, एक एक तो पहला वाला एरर आएगा और एक और एरर आएगा मेरे पास लिंक का। ठीक है, तो इस लिंक के एरर को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करके। क्योंकि हमारे पास ये अनयूज्ड इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट यूज नहीं हुआ, तो ये क्या बोल रहा है, लिंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो इस एरर को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वापस से हम इस पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये फाइल बंद है, आपको नहीं पता कि कहाँ एरर आ रहा है, तो आप कंट्रोल दबा के इस एरर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये एरर पे लेके आ जाएगा और इसको मैंने कमेंट कर देना। ठीक हो गया, तो ये एरर सॉल्व कर लिया। तो एक तो ये एरर होता है कि आपने कोई चीज़ ऐसी इंपोर्ट की हुई है जो कि आपने यूज़ नहीं की हुई, तो उसको आप कमेंट कर दो। और ये चीज़ हर फाइल से होगी। अगर आपके पास यहाँ पे 100 की 100 फाइल्स है, अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, होम का पेज है, कार्ड का पेज है, कोई सा भी पेज है, कोई सा भी पेज है, सही है, उस सब में जाके आपको बारी बारी सारे इंपोर्ट हटाने होंगे, जो वाले इंपोर्ट्स हटाने होंगे जो कि यूज़ नहीं हो रहे, अनयूज्ड है। ये नहीं कि आपने स्टूडेंट का कॉम्पोनेंट यूज़ हुआ हुआ नीचे और आपने इसको भी हटा दिया, तो अब तो वो नीचे यहीं पे एरर फेंक देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अनयूज इंपोर्ट, जो इंपोर्ट यूज़ नहीं हुए उनको हटाना है। ठीक है, इसी तरीके से कंपोनेंट्स में भी जो चीज़ें यूज़ नहीं हुई हुई हैं, जो इंपोर्ट्स यूज़ नहीं हुए उनको हटाना है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले एरर पे, और वो एरर है टाइप का। अब इस पे मैं इस वाले एरर पे मैं राइट कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो मैं इस एरर पे पहुंच गया। ये बोल रहा है कि भाई टाइप तुमने क्या दी हुई है, यहाँ पे टाइप तुमने दी हुई एनी। ये एनी की जो टाइप है ना, ये मसला करती है। तो हमें क्या करना होगा, इस एनी की टाइप के बजाय हमें प्रॉपर टाइप देनी होगी, क्योंकि टाइप सिर्फ का फिर फायदा ही नहीं हुआ, आप तो टाइप को ही वो कर रहे हो, टाइप ही यूज़ नहीं कर रहे हम लोग कोई। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका एक हल है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जब हम प्रॉप्स पास करते हैं ना, तो बेसिकली होता ये है कि ये एज अ ऑब्जेक्ट जाता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक टाइप बनाऊँगा इसकी, डाटा, और यहाँ पे मैं एनी हटाऊँगा और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊँगा, कर्ली ब्रैकेट्स। और अब यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसमें दो चीज़ें जा रही हैं, एक स्ट्रिंग जा रही है और एक और स्ट्रिंग जा रही है, दोनों स्ट्रिंग है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रॉपर्टी लूँगा, सही है, एक मैं प्रॉपर्टी लूँगा नेम की, एक नेम की प्रॉपर्टी है, एक प्रोफेशन की प्रॉपर्टी है, ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे पास एक नेम जा रहा है, एक प्रोफेशन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक नेम ले लेंगे, नेम, और नेम की डाटा टाइप क्या है, क्या डाटा टाइप है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप रख देंगे इसकी। ठीक है, स्ट्रिंग और कॉमा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी प्रोफेशन, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन लेंगे यहाँ पे, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इसकी भी स्ट्रिंग है, प्रोफेशन भी हमारे पास स्ट्रिंग में है। ठीक हो गया। अब इसने मेरे यहाँ पे एरर ख़त्म कर दिया। और अब हम लोग जब npm run build की कमांड चलाएंगे तो हमारा होपफुली एरर नहीं आएगा, सही है। तो अब रन बिल्ड की कमांड चलाते हैं। अच्छा,
एक और चीज़, यहाँ पे तो सिंपल सी हमारी टाइप थी, यहाँ पे तो हमें पता था कि दो ही चीज़ें हैं, नेम प्रोफेशन, तो हमने इसकी टाइप बना ली। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है और आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि इस टाइप के एरर को कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो चैट जीपीटी बहुत अच्छी सोर्स है। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, चैट जीपीटी लिखना है और चैट जीपीटी में लॉगिन करना है। मेरा लॉगिन अभी हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये लॉगिन मेरा हुआ हुआ है प्रोफाइल से, गूगल से। तो मुझे जस्ट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल ये करना है कि इस तरीके से हमें ये कंपोनेंट देना है, ठीक है, कि दिस इज माय, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट देनी है इसको, दिस इज माय नेक्स्ट जेएस कंपोनेंट, ठीक है, कि भाई ये मेरा नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट है, सही है। और यहाँ पे ये मेरा फंक्शन है एक और, सही है, ये मेरा स्टूडेंट का कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी की और पेस्ट की, मतलब जहाँ से ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है, कहाँ से कॉल हो रहा था, ये यहाँ से हम लोग इस कंपोनेंट में प्रॉप्स पास कर रहे हैं, सही है। और ये जो मेरा एक्चुअल कंपोनेंट है, ये दोनों चीज़ें मैंने चैट जीपीटी को दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं अभी इसको डाटा एनी कर देता हूँ, क्योंकि अभी तो ये तो मैंने एरर सॉल्व खुद कर लिया ना, तो मैं इस टाइप को, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाटा एनी कर दिया, सही है, डाटा एनी मैंने कर दिया। अब मैं बोलूँगा कि भाई सॉल्व एरर, सॉल्व एनी डाटा टाइप, और इसको मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि डोंट मेक एनी इंटरफेस, डोंट मेक एनी इंटरफेस और टाइप, जस्ट गिव मी आंसर इन वन लाइन, ठीक है, जस्ट गिव मी कोड इन वन लाइन। मतलब हमने क्या बोल दिया उसको कि पैरामीटर्स, जो उसका पैरामीटर है उसी के अंदर आंसर दे, मतलब ये जो है ना इंटरफेस बना के दे रहा था, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ये ऊपर एक इंटरफेस बना रहा था या टाइप बना रहा था, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि ऐसा शॉर्ट कोड चाहिए, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई एक ही लाइन में रखना कोड को, हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे कोड को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ये कमांड दूंगा, तो इसने मुझे क्या दे दिया, वही चीज़ दे दी, स्टूडेंट नेम प्रोफेशन, नेम स्ट्रिंग, प्रोफेशन स्ट्रिंग, जो मैंने अभी कोड यहाँ पे किया था वही इसने कोड दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सिर्फ ये बोलता कि सॉल्व एनी डाटा टाइप, और मैं यहाँ पे नया चैट बनाऊँ और उसको इस तरीके से बोलूँ कॉपी करके, तो अब ये देखिए क्या सोल्यूशन देगा। हम लोग जाएंगे इस पर, तो ये क्या सोल्यूशन दे रहा है इसका, इसने एक इंटरफेस बना दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन भी हमारा ठीक है, जो इसने इंटरफेस बनाई है ये भी ठीक है। अगर मैं इसको यूज़ करूँ, इस पूरे को कॉपी करूँ, तो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि टाइप क्या होनी चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, यहाँ पे ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बिल्ड किया था, तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिला, देखिए यहाँ पे पूरा हर सारे टिक आ गए, कलेक्टिंग बिल्ड ट्रेसेस, फाइनलाइजिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिंग स्टैटिक पेजेस, इससे सारे चेक्स पास कर लिए और हमारे सारे एरर्स खत्म हो चुके हैं। एक बार और मैं npm रन बिल्ड करके दिखा देता हूँ कि जो चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया है क्या वो हमारा बिल्ड करेगा, तो बिल्कुल वो बिल्ड करेगा, क्योंकि अब हमारी यहाँ से एनी की डाटा टाइप खत्म हो गई है। इसने क्या किया, एक स्टूडेंट का इंटरफेस, स्टूडेंट प्रॉप्स का एक इंटरफेस बनाया, उसमें टाइप दे दी। तो बात वही है, हमने सिर्फ यहाँ पे इसको डाटा टाइप दे दी थी, इसने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के अंदर नेम और प्रोफेशन की टाइप दी, और उस इंटरफेस को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। तो इसने थोड़ा सा लंबा कोड दे दिया हमें, और लेकिन काम वही किया है, नेम और प्रोफेशन की डाटा टाइप सेट कर दी है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई और कोड है, असाइनमेंट है या कुछ और है, तो उसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि टाइप क्या होगी, यानी कि डाटा टाइप को कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग चैट जीपीटी से, आप लोग क्या करना है कि चैट जीपीटी से हेल्प लेना, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ आप लोग चैट जीपीटी से कर रहे हो उसको समझ के करना, कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कोड भी समझा दिया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, वही चीज़ की है कि नेम प्रोफेशन को टाइप देके इंटरफेस के अंदर डाला और इंटरफेस को यहाँ पे कॉल करा दिया, इस इंटरफेस को यहाँ पे कॉल करा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो बिल्ड किया था, यहाँ पे जो चीज़ मैंने बिल्ड की थी वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, सारे टिक आ गए मेरे पास, यहाँ पे इस तरीके से कुछ साइज़ आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास सारे टिक आ गए और इस तरीके से ये कुछ साइज़ लिखा हुआ आ गया, तो मतलब आपके सारे एरर्स ख़त्म हो चुके हैं। और अब हम लोग जब इसको डिप्लॉय करेंगे वर्सल पे, तो हमारे पास क्या होगा, एरर नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं इसको वर्सल पे डिप्लॉय करने, लेकिन उससे पहले हमारी जो वर्सल का जो प्रोजेक्ट है गिटहब के ऊपर, वो तो अभी अपडेट ही नहीं हुआ, वो तो अभी अपडेट ही नहीं हुआ। हमने जो कोड किया है वो तो कहाँ किया है, वो तो अभी हमने जो कोड चेंज किया है वो तो हमने लोकल में किया है, वो तो मेरे इस वाले प्रोजेक्ट में चेंज हुआ होगा ना, वो मेरे गिटहब पे तो चेंज नहीं हुआ होगा, गिटहब की फाइल्स तो मेरी वैसी की वैसी हैं,
उस पर तो मैंने 24 मिनट पहले यहाँ पे सारे चेंजेस आ रहे हैं, 24 मिनट पहले मैंने काम किया था, सही है। तो अब इसका तरीका क्या है, क्या हमें अब पूरा गिटहब से वापस से ये चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे फाइल में जाके वापस ऐड लोकल रिपोजिटरी, नहीं। तो यही तो फ़ायदा है गिटहब गिटहब डेस्कटॉप का, कि अगर आप कोई चेंज करोगे उस रेपोजिटरी में, अपने लोकल से कोई चेंज करोगे, तो यहाँ पे आपको सारे चेंजेस दिख जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, समरी, यहाँ पे जब आपने गिटहब डेस्कटॉप खोलना है, यहाँ पे आपने लिखना है कमिट, ठीक है, और कमिट टू मेन पे क्लिक कर देना, बस। कमिट टू मेन पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे पुश का ऑप्शन आएगा, इस पुश के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बस हो गया आपका काम। अब ये पुश करेगा, ठीक है, ये पुश जाएगा, हो गया पुश। अब हम लोग जब जाएंगे गिटहब पे और यहाँ पे मैं इस अपनी रेपोजिटरी को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए नाउ का ऑप्शन आ गया कि एसआरसी ऐप के अंदर कोई चेंज हुआ है, आपने कोई चीज़ अभी अपलोड की है, तो उसने दे दिया कि भाई अभी अभी कुछ अपलोड हुआ है, अब चेंज हो गया, अब हमारे सारे एरर्स चले गए। अब हम जाएंगे वर्सल पे, वर्सल पे चलते हैं। ये तो हमारा वही प्रोजेक्ट पुराना आया हुआ है एरर, तो इसको मैं बैक जाऊँगा यहाँ से, या वापस से वर्सल खोल लेते हैं न्यू टैब में जाके, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पूरे को बैक करूँगा, वर्सल वापस से खोल लेते हैं, वर्सेल, ठीक है, पहला लिंक आया, पहले लिंक पे क्लिक किया, लॉगिन हुआ, वैसे सारे मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए। ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्ट, ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ पे 49 सेकंड्स अगो आ रहा है, ठीक है, यही वही वाला प्रोजेक्ट है। हमने इसको क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंपल हमने इसको अपडेट कर दिया गिटहब डेस्कटॉप से। अब यहाँ पे आ रहा है जीरो चेंज फाइल, सही है। तो हमने सिर्फ इसको अपडेट कर दिया, जो हमने चेंज किया था, जो हमने एरर सॉल्व किए थे वीएस कोड के अंदर, उसको अपडेट कर दिया हमने, वापस से रेपोजिटरी नहीं बनाई, वो अपनी उसी पुरानी रेपोजिटरी को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, ठीक हो गया। इसको इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट करेंगे और उसी तरीके से डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, और अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट नेम ऐसे चेंज कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसने इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारा इस प्रोजेक्ट नाम, इसी प्रोजेक्ट नाम से एक और शायद प्रोजेक्ट बना अभी जो हमने क्रिएट किया था, हालांकि वो डिप्लॉय नहीं हुआ था, लेकिन इसने ये चेंज कर दिया नाम। तो हर बार ये यूनिक नेम यहाँ पे कुछ कोड डाल लेता है, तो वो मसला नहीं है, हमें तो बस प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो ये डिप्लॉइंग हो रहा है, यहाँ पे बिल्ड लॉग स्टार्ट हो गए हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि npm run build की कमांड यहाँ पे लोकली रन करके चेक कर सकते हैं क्या क्या एरर आ रहा है, और उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एरर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अगर मैंने एक पैराग्राफ डाला है, सही है, और उस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ आई एम जाहिर, और यहाँ पे बीच में मैं कुछ लिख देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ कॉमा डाल देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से मैंने कॉमा डाल दिया, ये डबल कॉमा डाल दिया या सिंगल कॉमा डाल दिया। तो अगर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ आई एम स्टूडेंट करके, तो इस तरीके से अगर मैं डालूंगा ना, तब मुझे वो एरर देगा, ठीक है। अगर मैं सिंगल कॉमा डालता हूँ यहाँ पे, सॉरी, सिंगल कॉमा डालता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगा इसको, तो मुझे एरर देगा। आप लोग दिखा देता हूँ, मैं npm run बिल्ड करता हूँ, लोकल पे कर रहा हूँ अभी मैं ये। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे npm run बिल्ड किया, तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा एक। जब तक हम वहाँ चेक कर लेते हैं, हाँ ये मेरा हो गया, यहाँ पे मेरा डिप्लॉय हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर मैं जाऊँगा। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जैसे ही मैं आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे दो लिंक्स मिलेंगे, नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है, नीचे वाले लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा न्यू टैब खुलेगा, और मेरा ये जो पेज था, जो मेरी वेबसाइट थी, जो मेरा प्रोजेक्ट था, वो डिप्लॉय हो चुका है। आप लोग देख सकते हो ये HTTPS का यूआरएल आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट कॉम्पोनेंट आ गया, नेम आ गया, और डाटा पास हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको एरर दिखाना था, वो क्या एरर दिखाना है कि अगर आपके पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से सिंगल कोट्स हैं, सिंगल कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास इस तरीके से हैं, तो वो आपको एरर देगा। क्या एरर देगा कि कैन बी स्केप विद, इस तरीके से वो बोल रहा है कि ये चीज़ें लगा दो, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं होती, मतलब कि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये अलाउ नहीं होते। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँगा यहाँ से, ये हटाऊँगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटाया मैंने इन्वर्टेड कॉमा, और अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, सॉरी बिल्ड करता हूँ। तो जैसे ही मैं बिल्ड करूँगा, अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें मैंने गिटहब भी बता दिया कि कैसे हम लोग गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, सही है, गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया ना, देखिए मैंने यहाँ पे एक चेंज किया, अभी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ डाला, तो मुझे इससे बता दिया कि भाई
गिटहब डेस्कटॉप ने बता दिया कि तुमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर चेंज किया है, इस src ऐप पेज और tss के अंदर चेंज किया है और ये चेंज किया है। इसने बता दिया मुझे कि भाई तुमने ये चीज़ ऐड की है, प्लस का ऑप्शन आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको अगर अपडेट करूँगा, कमिट टू मेन करूँगा, सही है, और पुश करूँगा तो ये मेरे गिटहब पे चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बता दी कि कैसे हम लोग इजीली गिटहब पे पुश कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी क्लियर कर दी जो हमारी वीडियो का आज का मकसद था कि वर्सेल पे कैसे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सिंपल उसका ये है कि हम लोग पहले सब एरर सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने कॉमा हटाया तो यहाँ पे एरर चला गया, सारे टिक आ गए, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और सिंपल हमारे 4 स्टेप्स हैं। प्रोजेक्ट बनाना, सॉल्व एरर्स कर लेते हैं हम लोग npm रन बिल्ड करके। npm रन बिल्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, npm रन बिल्ड इन VS कोड में ये वाली कमांड चलाएंगे और हम लोग एरर को सॉल्व कर लेंगे गिटहब चैट जीपीटी के थ्रू। वैसे तो खुद करने की कोशिश करें, नहीं हो रहा तो चैट जीपीटी कर लें। तीसरी चीज़ गिटहब पे अपलोड करना है, गिटहब डेस्कटॉप से कर लेंगे। चौथी चीज़ वर्सेल पे डिप्लॉय करना है, वर्सेल.com पे खोल के हम लोग साइन इन करेंगे गिटहब से और सीधा डिप्लॉय कर देंगे, सिंपल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को चैनल वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।